नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उमेश शर्मा पे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग का है, कथन एवं पूर्वधारणा। अब तक डिसीजन मेकिंग के फर्स्ट पार्ट यानी कि आप कथन एवं तर्क के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। उसके अंदर मैंने आपको 3 वीडियोज प्रोवाइड करवाए जिसमें एक एक चीज़ बारीकी से समझाने की कोशिश की है। एक और चीज़ मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूँ दोस्तों, ये जो कथन एवं पूर्वधारणा वाला टॉपिक हम स्क्रीन पर क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर आपको वो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ नहीं आ पाते। इसलिए यहाँ पे जो पीपीटी के थ्रू मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा जिससे आपके सामने क्वेश्चन अच्छे से रहता है तो आप जवाब भी अच्छे से दे सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इस टॉपिक की सबसे बड़ी खासियत क्या है सर, इस टॉपिक को इतना गौर से आप बोल रहे हो कि हमें गौर से पढ़ना, तो स्पेशलिटी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं कि एनटीपीसी और अगर आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या डीआरडीओ या फिर किसी भी आप स्टेट पीसीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी लेवल तक के लिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक्स हैं, ये ना कि रिटन एग्जाम में बल्कि आपको इंटरव्यू लेवल तक भी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। यानी कि अगर आप इनको समझ जाते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं और अगर नहीं समझते तो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन आपको बारीकी से एक एक चीज़ समझते हुए चलना होगा कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, ये टॉपिक है आपको कथन एवं पूर्वधारणा। कथन क्या होती है और पूर्वधारणा क्या होती है, पहले इसको समझिएगा। आपने पूर्वधारणाओं का नाम सुना होगा। अजम्पशन क्या होती है, जैसे हम गाँव में रहते हैं, कहीं पे नई जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे किसी चीज़ के लिए, मान लीजिए हम कहीं नई जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पे नई जगह पे जाते तो हमें पहले कई बार बोला जाता है, जैसे कई जगह पे आपने पहले जो नानी दादी के घर जाते थे, आजकल तो कि ये सपना सा बन गया कि बच्चों के पास टाइम ही नहीं होता है। जब हम घर जाते थे तो हमें कहानियाँ सुनाई जाती थी, इन कहानियों में बताया जाता है कि वहाँ एक जिन रहता है, वहाँ जाते हैं तो वो डर लगता है, ऐसा कुछ होता है। फिर हमें और भी ऐसे लोग उसके बारे में और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बात करते हैं, वो क्या होती है अजम्पशन, यानी उसके बारे में कुछ पूर्व धारणाएं, जो अवधारणाएं रखी जाती है ना, वो हमें बताई जाती है। इसी तरीके से पूर्व धारणाओं की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, पहले वो समझ लीजिए। जो पूर्व धारणाओं की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि बार बार एक तो आप इनके बारे में जो भी कहें ना, वो पूर्व धारणाएं जो यहाँ पे बात करो तो वो कथन से सीधे तौर पर जुड़ी हुई रहनी चाहिए। ठीक है, एक ही बात को आप बार बार रिपीट ना करें, इनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे और हर एक पॉइंट को आप समझने से पहले एक कमजोर एक मजबूत जैसे तर्क होता था वैसे अवधारणाएं भी होगी, उनको आपको ध्यान में रखते हुए चलना होगा। तो पूर्व धारणा क्या होती है, हम किसी के बारे में जब बात करें तो उसके बारे में, जैसे मन में मैं किसी इंसान से मिलने वाला हूँ, उससे पहले मेरे मन में कुछ अजम्पशन होते हैं, उसके बारे में लेकर के कुछ अगर सुना हुआ होता है ना, तो यहाँ उससे पहले कुछ चीज़ें चल रही होती है, वही आपका यहाँ पे पूर्व धारणा को लेकर के चलेंगे। तो पहले इसको समझते हुए चलिएगा। जो स्टेटमेंट है, जो अजम्पशन है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। पहला होता है एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपको कुछ भी कहा जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि हो सकता है कि मैं 2 दिन बाद में आपकी क्लास लेना बंद कर दूँ, ये मेरा स्टेटमेंट था। हो सकता है कि मैं 2 दिन बाद में आपकी क्लास लेना बंद कर दूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, ज्ञानी बहुत बैठे हुए हैं, इसको लेकर के अजम्पशन क्या क्या रखेंगे। हो सकता है यार सर को हम फीस पे नहीं कर रहे हैं तो सर को ऐसा लग रहा है कि मैं फ्री में क्लास क्यों प्रोवाइड करवाऊँ, तो इसको लेकर के सर क्लास बंद कर देंगे। ये अजम्पशन फर्स्ट थी। दूसरी ये थी कि लगता है सर अब इसको और कोई तरीके से, नए तरीके से स्टार्ट करें। अजम्पशन सेकेंड। थर्ड, ये हो सकता है कि सर की तो शादी है और सर शादी करवाने जा रहे हैं एकदम से, ये भी अजम्पशन हो सकती है, चाहे 2 दिन में कुछ ही ना हो। फोर्थ ही हो गया कि सर किसी और फंक्शन में जा रहे हैं, ये हो सकता है कि सर के कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। स्टेटमेंट एक ही था ना मेरा, लेकिन अजम्पशन उस पर अलग अलग रखी गई है। तो ये क्या होते हैं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। इसके आधार पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ, उसके आधार पर हम आगे चलते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कह रहे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन को समझते हुए चलिएगा। आपको एक एक चीज़ एक जोश के साथ बने रहिएगा, ऐसे नहीं कि सर बस कर लेंगे हो जाएगा, नहीं, एक जोश के साथ आपके आंसर आते रहने चाहिए। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एक एक चीज़ हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अगर फ्री की चीज़ किसी बच्चे तक पहुंचती है और उसका कुछ अच्छा होता है तो उसमें कोई बुरा नहीं है, आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। देखिए, स्टेटमेंट की बात करूँ तो एक क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद में हम आगे और भी बातें इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हम क्लियर करेंगे। यदि आप बुद्धिमान है, ठीक है, दिल पे मत लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि आप बुद्धिमान है तो आपके निष्पादन में सुधार लाने के लिए, निष्पादन क्या होता है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। यदि आप बुद्धिमान है तो आपके निष्पादन में सुधार लाने के लिए हम सही लोग हैं। ये क्या चीज़ है दोस्तों, ये एक कोचिंग क्लासेज का विज्ञापन है। मान लीजिए आपको किसी को लेकर, एसएससी को लेकर के कोचिंग करनी है, रेलवे को लेकर के आपको कोचिंग करनी है, तो आप कहीं पे जाते हो तो आपको एक यहाँ पे एक विज्ञापन लिखा हुआ मिलता है कि यदि आप बुद्धिमान है तो आपके निष्पादन में सुधार लाने के लिए हम सही लोग हैं। ठीक है, इस चीज़ को देखते हुए आप वहाँ पे जाके एडमिशन लेने की कोशिश करते हो कि यार हम तो बुद्धिमान तो हैं, क्योंकि आप ये समझते हो कोई इंसान ऐसा नहीं है जो अपने आप को मूर्ख समझता हो। तो आप बुद्धिमान है तो निष्पादन में सुधार लाने के लिए हम सही लोग। इसका मतलब क्या होगा, पहले इसे समझ लीजिए।
यानी अगर आप बुद्धिमान हो और आप पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप में जो कमी रही हुई है ना, उसको हम सुधार करके आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम वो सही इंसान हैं, इसका मतलब ये होता है। और उस कोचिंग का आपको नाम दिया हुआ रहेगा कि जो भी आपकी कोचिंग है, जैसे द रीजनिंग पॉइंट, ठीक है, द रीजनिंग पॉइंट बाई उमेश शर्मा, ये आपको मिल सकता है। इसके बाद में यहाँ बात करूँ कि ये पूर्व धारणा क्या क्या रखी जाएगी। जैसे आप ये सब कुछ पढ़ोगे ना, तो आपके माइंड में क्या क्या ख्याल आएंगे। यहाँ पे अजम्पशन फर्स्ट के बारे में बात करता हूँ। अजम्पशन फर्स्ट क्या आपकी, ठीक है, पहले ये बताती जाएगा कि जिस तरीके से पीपीटी से अगर आपकी क्लास होती है, आपको कैसा लग रहा है, सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, कुशाग्र बुद्धि वाले विद्यार्थी कोचिंग क्लासेज में भर्ती होना अधिक पसंद करते हैं। क्वेश्चन को समझते हुए चलिएगा। कुशाग्र बुद्धि वाले विद्यार्थी कोचिंग क्लासेज, कुशाग्र बुद्धि मतलब जो मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, वो कोचिंग क्लासेज में भर्ती होना अधिक पसंद करते हैं। ये पहला आपका पॉइंट है। दूसरा है कि कोचिंग क्लासेज विद्यार्थियों को उनका निष्पादन सुधारने में मदद करती है। क्वेश्चन को समझते हुए चलिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे कमेंट करते हुए बताते रहिएगा कि कोचिंग क्लासेज विद्यार्थियों को उनका निष्पादन सुधारने में मदद करती है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। आपको जवाब कैसे देने, जवाब आपको इनमें से देना। ऑप्शन दे रखा है कि ए ऑप्शन है यदि अजम्पशन फर्स्ट अनुसरण करती है, बी ऑप्शन यदि सेकेंड अनुसरण करती है, सी ऑप्शन आपका आइदर और की पोजीशन है, डी ऑप्शन है कि दोनों ही गलत है और ई ऑप्शन है कि दोनों ही सही है। इनमें से आपको आंसर देना है, तो जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है। जल्दी से देखिए, यदि आप बुद्धिमान है तो आपके निष्पादन में सुधार लाने के लिए हम सही लोग हैं। ये किसका विज्ञापन है, कोचिंग क्लासेस का, जहाँ पे लिखा हुआ है द रीजनिंग पॉइंट, ठीक है। तो आप तो उमेश सर को कल को बोलोगे कि अगर आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, तो बोलोगे सर आपने तो कहा था कि आपके निष्पादन में सुधार लाने के लिए हम सही लोग हैं। हाँ भाई, बिल्कुल मैंने कहा था, लेकिन उसको समझिए तो सही कि पॉइंट क्या है। तो यहाँ समझते हुए चलेगा कि कुशाग्र बुद्धि वाले विद्यार्थी कोचिंग क्लासेज में भर्ती होना अधिक पसंद करते हैं। क्या ये जो आपका अजम्पशन है ये सही है, ठीक है। समझते हुए चलेगा। आप बोलोगे कि हाँ सर, जो बुद्धिमान होंगे वही तो कोचिंग क्लासेज में जाएंगे। देखिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्या जो कोई पढ़ने वाला होता है या नहीं पढ़ने वाला होता है, क्या जो नहीं पढ़ता है वो मूर्ख थोड़ी होते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया है ना। लेकिन आपका ये जो पॉइंट है वो गलत है। वो क्यों है उसको समझिएगा, ठीक है। कुशाग्र बुद्धि वाले विद्यार्थी कोचिंग क्लासेज में भर्ती होना अधिक पसंद करते हैं। ये गलत होने का कारण है सिर्फ और सिर्फ एक अधिक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं इसीलिए आपकी ये क्लास यहाँ पे लेके आया हूँ पीपीटी के थ्रू, जिससे आपको समझा सकूँ एक एक पॉइंट। ये पॉइंट इसमें गलत क्या है, इसमें अधिक गलत है कि कुशाग्र है। मैं ये नहीं कहता कि जो बुद्धिमान होते हैं, मोर इंटेलिजेंट होते हैं, वो पढ़ना पसंद नहीं करते, कोचिंग में जाना पसंद नहीं करते। आज जैसे मान लीजिए मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है किसी सब्जेक्ट में मेरी भी कमजोरी हो, तो वो पढ़ने में कहीं जा सकता हूँ। तो ऐसा थोड़ी कि उमेश शर्मा अगर यहाँ पढ़ा रहे हैं, कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है। तो कुशाग्र बुद्धि वाले विद्यार्थी कोचिंग क्लासेज में भर्ती होना पसंद करते हैं, वो भी अधिक। ये बात गलत है। हाँ, मैं मानता हूँ कि विद्यार्थी जो अधिक मोर इंटेलिजेंट है वो कोचिंग जा सकते हैं, लेकिन अधिक होना पसंद करते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट है, जो अजम्पशन है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक एक पॉइंट को आपको समझते हुए चलना है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा शायद, ठीक है। यहाँ देखिए, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है कि कोचिंग क्लासेज विद्यार्थियों को उनका निष्पादन सुधार करने में मदद करती है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, एक टीचर का काम क्या होता है। एक टीचर, पता है आपको आता सब कुछ है। जैसे मैं आपको आज अगर रीजनिंग के अंदर बीआर पढ़ाता हूँ, ब्लड रिलेशन पढ़ाता हूँ, आपको रिश्तों के बारे में पता है कि आपकी मम्मी के जो हस्बैंड है वो आपके पापा लगते हैं, कि आपको भी पता है। आपके पापा की जो सिस्टर है वो आपकी बुआ जी लगती है, ये आपको पता है। एक टीचर का काम क्या होता है, एक टीचर का काम होता है एक बच्चे के ऊपर, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे पानी के अंदर, पानी के ऊपर एक नीली नीली से हरी हरी कलर की शैवाल जम जाती है, ठीक है, उसे परत कहते हैं। उस परत को हम जैसे हटाते हैं तो हमें साफ पानी नजर आता है और हम उसको पी भी सकते हैं, ऐसी कंडीशन बनती है। उसी तरीके से विद्यार्थी के ऊपर एक अंधकार में एक परत जमी हुई रहती है। एक टीचर का, एक शिक्षक का काम होता है उस परत को हटाना, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि कोचिंग क्लासेज विद्यार्थियों को उनका निष्पादन सुधार करने में मदद करती है। यहाँ पे निष्पादन सुधार करने का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आप में जो कुछ कमियां रही हुई है ना, आप पढ़ना चाहते हैं तभी तो आप कोचिंग में आएंगे ना। अगर आप ये सोच करके बैठे मुझे पढ़ना ही नहीं है, तो तभी तो यहाँ पे आपको पॉइंट दिया गया है कि आप बुद्धिमान है, यानी कि आप पढ़ना चाहते हैं, अपने उद्देश्य, अपने भविष्य के प्रति सचेत हैं, तो आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए हम सही लोग हैं। इस क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा आपको। जो भी एक एम रखा गया है वो क्या है, आपको ये समझाना कि यदि आप बुद्धिमान हैं तो आपके निष्पादन में सुधार। अब मान लीजिए आप तो वहाँ चले गए,
ठीक है, आप एकदम से कुछ भी नहीं कर रहे तो बोल दी कि वही उन लोगों ने कहा था कि आपके निष्पादन में सुधार लाने के लिए हम सही लोग हैं, आप तो जाकर के लड़ने लग जाओगे सर ये फेल क्यों हो गया, पास क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक पॉइंट रखा गया कि उनके निष्पादन किसका किया जाता है, रेक्टिफिकेशन किसके अंदर किया जाता है। जैसे कोई एंट्री होती है, कोई चीज़ होती है जो गलत होती है, तो गलत कब होती है, जब वो कुछ सही करने की कोशिश करे तभी तो गलतियाँ होती है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट रखा जाएगा। इसको लेकर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो रीजनिंग PDF है ये आपको यहाँ पे इसका लिंक दिया है, कई बार आप मैसेज करते रहते हैं। रीजनिंग PDF जो है वो 99 रुपीज़ में अवेलेबल है, ये अभी तक है। जैसे आपकी लॉजिकल रीजनिंग की PDF और अवेलेबल हो जाएगी उसके बाद इसकी जो रेट है वो 149 हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अभी 99 रुपीज़ में आपका लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट भी आपको अलग से फिर बाद में मिलेगा, लेकिन आपकी वर्बल रीजनिंग है वो 99 रुपीज़ में अवेलेबल है। व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखें, इस पर आप मैसेज करके आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आपका जवाब क्या होगा, पहले ये समझ लीजिए। इसका आपका जवाब होगा केवल सेकंड, यानी पूर्व धारणा सेकंड अनुसरण करती है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा बी। तो बताइए जल्दी से कि आपको समझ में आ रहा है ना, और हर एक पॉइंट एक एक बारीकी से समझते हुए चलना है। तो ये क्वेश्चन क्लियर है क्या, यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा, और एक लाइक और एक शेयर बनता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। प्यारे दोस्तों, बात करने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, स्टेटमेंट को आप पढ़ते हुए चलिएगा। स्टेटमेंट क्या है आपका कि देश के सबसे बड़े बैंक ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको समझते हुए चलिएगा। अगर बैंकिंग सेक्टर के कोई कैंडिडेट देख रहे हैं, अगर आप कोई हाई लेवल की कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है कि देश के सबसे बड़े बैंक ने अपनी कुल श्रम शक्ति में 30% कटौती करने का फैसला किया है। ठीक है, 30% कटौती का मतलब क्या होगा वो चीज़ समझाने वाला हूँ। देश के सबसे बड़े बैंक ने अपनी कुल श्रम शक्ति में 30% कटौती करने का फैसला किया है ताकि उनका बैंक वो सक्षम बन सके। ठीक है, इस बात को समझते हुए चलिएगा कि देश के सबसे बड़े बैंक, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक एक पॉइंट को समझिएगा कि देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। जल्दी से जवाब दीजिए यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाकर के कि देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। ठीक है, आपको पता होगा कि यहाँ पे आपका एक कई एग्जाम लगती है जो IBPS का नाम सुना होगा। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि ये सबसे बड़ा बैंक है, पहले समझिएगा मैं जो कहना चाह रहा हूँ IBPS का। ठीक है, इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जो होता है, लेकिन अभी तो मोदी सरकार ने बहुत से बैंकों को मर्ज कर दिया है। तो पहले जैसे 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों के एग्जाम लेता था, इसके बाद में अब धीरे धीरे बैंक आपस में मर्ज होते जा रहे हैं। अभी मैं देश के सबसे बड़े बैंक की बात करूं, ठीक है, मैं RBI की बात कर रहा हूँ। RBI तो बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी कि बैंकों का पिताजी यानी बैंकों का बाप भी कहा जाता है। तो यहाँ पे RBI के बाद में जो देश का सबसे बड़ा समूह वाला बैंक है वो कौन सा है, SBI। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, आपको बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम में इसकी टैगलाइन भी पूछी जाती है, ये सारी चीज़ें होती है। यहाँ पे जो देश का सबसे बड़ा अगर मैं बैंक की बात करूँ तो वो कौन सा, SBI है। आपको पता है कि SBI का ये सबसे बड़ा समूह किस तरीके से बना है। ये पहले क्या था, इसके एसोसिएट बैंक थे वो पहले 7 थे, उसके बाद में ये हो गए 5। ठीक है, यहाँ पे इन एसोसिएट बैंकों को जैसे आपने सुना होगा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ये सब मिल करके यहाँ पे ये टोटल ये बन गया क्या, SBI, एक समूह बन गया। इसी के साथ साथ इन 5 बैंकों के साथ साथ ऐसा कौन सा बैंक था, ध्यान दीजिएगा, जिसका भी इसमें विलय हुआ था। आपने ये सुना होगा BNB। ठीक है, BNB भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक का भी विलय किस बैंक में हो गया, SBI में। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, इन चीज़ों को आप साथ में लेकर के चलिए और हर एक चीज़ को आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, देश के सबसे बड़े बैंक ने यहाँ पे अपनी कुल श्रम शक्ति में 30% कटौती करने का फैसला किया है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मान लीजिए SBI की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। 30% कटौती करने का मतलब, जैसे मान लीजिए अभी कोरोना काल चल रहा है, आपको पता होगा कि कोरोना काल में अधिकारियों द्वारा ये किया जा रहा है कि चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें ये किया जाता है कि आपको जितने भी कर्मचारी ऐसे हैं, जैसे अभी मोदी सरकार ने एक नियम निकाला था कि जो 55 साल में उनको रिटायर कर दिया जाएगा, जो कर्मचारी हैं जो काम नहीं करते हैं उनको रिटायरमेंट के तहत माना जाएगा कि उनको जल्दी रिटायर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मतलब जो एक ऐसे कर्मचारी थे ना जो मजे मारते थे, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे 30% कटौती करने से क्या होगा, उनका उस बात को समझिए। 30% कटौती करने का फैसला किया ताकि उनका बैंक सक्षम बन सके। ठीक है, उनका बैंक सक्षम किस तरीके से बन सकता है, यहाँ पे आपको पूर्व धारणाएं क्या रखी गई, पूर्व धारणाओं को समझिएगा। पहली पूर्व धारणा क्या है कि बैंक श्रम शक्ति में कमी से अपने सभी जरूरी क्रियाकलापों को पूरा करने में सक्षम होगा। पॉइंट को समझिएगा, बैंक श्रम शक्ति में कमी से अपने सभी जरूरी क्रियाकलापों को पूरा करने में सक्षम होगा। मतलब आपको पता है कि
किस्ती कटौती, मान लीजिए पहले यहाँ पे काम करते थे कितने 100 लोग, ठीक है, इसमें से 30 लोग गए हैं तो बचे कितने 70 लोग। 30 में से अगर आप एक बैंकिंग के 4th ग्रेड के एम्प्लॉय की भी मानते हो तो 30,000 भी सैलरी मानते हो, तो यहाँ पे 30 लोगों की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो आप समझ सकते हो कि कितना होता है। अगर मैं 3,000 भी मानता हूँ ना तो भी 90,000 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पॉइंट आता है कि 9 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास 9 लाख रुपए पर मंथ के बच रहे हैं, तो 9 लाख से मैं अपने सभी जरूरी क्रियाकलापों को पूरा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। बात को सुनिएगा, आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो बात भी मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन पहले ये बताइए कि क्या वो अपने जरूरी क्रियाकलाप क्या है। जैसे आपको पता है कि बैंक का अधिकतर जो बैंक होते हैं वो वहाँ पे किराए पे जो बिल्डिंग होती है वो रेंट पे होती है, रेंट निकल सकता है, बाकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकल सकता है, और जो एडिशनल जो चार्जेज हैं, कुछ खर्चे हैं वो निकाले जा सकते हैं। दूसरा आपका पॉइंट को समझिएगा, आपको दे रखा है कि अतिरिक्त कर्मचारियों को बैंक छोड़ने से पहले, ये पहला है कि बैंक श्रम शक्ति में कमी से अपनी जरूरी क्रियाकलापों को पूरा करने में सक्षम होगा, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नेक्स्ट है कि अतिरिक्त कर्मचारियों को बैंक छोड़ने से पहले पूर्व अवकाश योजना को अपनाने का विकल्प दिया जा सकता है। अब पूर्व अवकाश योजना क्या होती है पहले उसको भी समझ लीजिए कि ये होता क्या है। जैसे आपको ये पता है कि आपका कुल श्रम शक्ति के अंतर्गत जो 30% कटौती करने वाले हैं उसमें आपका भी नाम आने वाला है, तो कोई ज्ञानी बहुत से होते हैं, आपको ये बोला जाता है कि एक काम कर, जब ये कटौती करने का फैसला किया जाए, जब लिस्ट बने ना तब उससे पहले आप छुट्टी लेकर के बैठ जाओ। पूर्व अवकाश योजना का मतलब यही होता है, उससे पहले आप 1-2 महीने की छुट्टी लेकर के बैठ जाओ तो आपका तो नाम ही नहीं आएगा कि उस टाइम मैं तो अब्सेंट था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग की या कोई भी डिपार्टमेंट है उसके पास सारे के सारे आपके डेटा उपलब्ध होते हैं। अब तक आपका जो पुराना रिकॉर्ड है ना वो कैसा रहा है उसके आधार पर ये लिस्ट बनाई जाती है कि किन कर्मचारियों को बाहर निकाला जाना है। तो ये बोला जा रहा है कि पूर्व अवकाश योजना को अपनाने का विकल्प दिया जा सकता है, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते इस चीज़ में, तो ये बात बिल्कुल गलत है। बात समझ में आ रही है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दी गई, जवाब दीजिए यदि जो आपकी पूर्व धारणा है वो फर्स्ट अनुसरण करती है, सेकंड अनुसरण करती है, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करती है, या दोनों ही अनुसरण नहीं करती है, दोनों अनुसरण करती है, तो आपका जो है वो पहला ऑप्शन वो सही होगा, यानी कि पूर्व धारणा जो है वो फर्स्ट सही है। बात समझ में आ रही है, पूर्व धारणा कौन सी सही है आपकी, फर्स्ट वाली सही है। तो आपको यहाँ पे एक एक चीज़ को समझते हुए चलना होगा, ठीक है। आपका ये जो PDF है वो आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब भी 99 रुपीज़ में अवेलेबल है। ये नंबर है जिन पे आकर के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन को समझते हुए चलेगा, और आपको कैसे लग रहा है ये जो आपको एक नए तरीके से जो पढ़ाने की कोशिश करूँ। देखिए यहाँ पे धीरे धीरे देखिए यहाँ पे क्लासेज आपकी स्टार्ट हुई है, इसमें और भी बेहतर करने की कोशिश करूँगा, तो यहाँ पे आपका साथ बने रहना बहुत जरूरी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों पिछले क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हम बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे, जो आपका स्टेटमेंट है उसको ध्यान दीजिएगा। सरकार ने फीस की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सरकार ने फीस की राशि को माता पिता की आय के साथ जोड़कर, ठीक है, यहाँ पे समझते हुए चलेगा, सरकार ने फीस की राशि को माता पिता की आय के साथ जोड़कर स्कूल फीस के भार की प्रणाली का नवीनीकरण करने का निर्णय किया है। अब क्वेश्चन को समझिए, इसका मतलब क्या होता है कि सरकार ने फीस की राशि को माता पिता की आय के साथ जोड़कर स्कूल फीस के भार की प्रणाली का नवीनीकरण करने का निर्णय किया है। आपने RTE का नाम सुना होगा। RTE क्या होता है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। जिससे बहुत से स्टेट में ये प्रणाली लागू है, स्पेशली जैसे हमारे राजस्थान में ये नियम लागू है, उसके बारे में कुछ डिटेल से बात करूँ। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि सरकार ने फीस की राशि को माता पिता की आय के साथ जोड़कर स्कूल फीस के भार की प्रणाली का नवीनीकरण करने का निर्णय किया। आपको पता है कि अब जैसे कोरोना काल चल रहा है, फिर पहले भी ऐसा था कि गरीब बच्चे अच्छी स्कूलों में नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको लेकर के बहुत से ऐसे उनके सपने रह जाते हैं मन में कि हम भी कोई अच्छी स्कूल में जाएंगे। तो उसको लेकर के पूर्व धारणा क्या क्या उसको समझिएगा। यहाँ पे पूर्व धारणा फर्स्ट आपको बता रही कि माता पिता अपनी वास्तविक आय की जानकारी, क्या बता रहा है आपको, माता पिता अपनी वास्तविक आय की जानकारी स्कूल को देंगे, ठीक है, ये आपका पहली पूर्व धारणा है। जो पूर्व धारणा सेकंड है वो देखिए, माता पिता सुधारित फीस के अनुसार फीस पे करने को राजी होंगे, ये पूर्व धारणा सेकंड। उसके बाद में आपको जवाब देना है, यदि पूर्व धारणा जो है फर्स्ट अनुसरण करती है, अगर आपकी सेकंड अनुसरण करती है तो B, यदि आइदर और की पोजीशन बनती है तो आपकी C, दोनों ही गलत है तो D, और यदि दोनों सही है तो आपका जवाब होगा E। तो यहाँ पे समझते हुए चलेगा कि आपको बताना क्या चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, उसको देखिएगा। आपको बोला है कि सरकार ने, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को मैं एक बार वापस से एक बार आपको क्लीन कर देता हूँ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
आपको बोला कि सरकार ने फीस की राशि को माता पिता की आय के साथ जोड़कर, मतलब अगर आरटी में क्या होता है कि आरटी राइट टू एजुकेशन में ये होता है कि यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा हर एक क्लास के अंदर, हर एक स्कूल में, हर एक क्लास के अंदर आपको 25% जो सीटें होती है वो रिजर्व रखनी होती है, यानी कि गरीब बच्चों को भी आपको वहाँ पे एडमिशन देना होगा। ठीक है, यहाँ पे उनकी जो फीस जो पे करेगी वो गवर्नमेंट पे करेगी, लेकिन उसके लिए कुछ जो है वो नियम कायदे हैं उनको अपनाना होगा। उसमें क्या है कि जो माता पिता है उनको बताना तो होगा ना एटलीस्ट कि उनकी इनकम कितनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सरकार ने फीस की राशि को माता पिता की आय के साथ जोड़कर, यानी कि आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट शो करना होगा, जोड़कर स्कूल फीस के बाहर की प्रणाली, मतलब जो एक बहुत बड़ा बाहर आ जाता है स्कूल के बच्चों को इस टाइम पे पढ़ाना सबसे बड़ी बात है। कई स्कूल की जो फीस है वो 1-1 लाख रुपए तक होती है, नवीनीकरण करने का निर्णय किया है। ये जो गवर्नमेंट का फैसला था, इसके लिए जो एक माता पिता को भी कुछ है वो कुछ नियमों को फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे पूर्वधारणा क्या क्या रखी गई है। पहली है कि माता पिता अपनी वास्तविक आय की जानकारी स्कूल को देंगे। देखिए, अगर माता पिता अपनी वास्तविक आय की जानकारी स्कूल को नहीं देंगे या फिर सरकार को नहीं देंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे उनकी जो है वो कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो स्कूल की फीस है वो दे सके। तो माता पिता अपनी वास्तविक आय की जानकारी स्कूल को देंगे, ये बात बिल्कुल सही है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा, माता पिता सुधारित फीस के अनुसार फीस पे करने को राजी होंगे, ये बात बिल्कुल सही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर स्कूल फीस को आप अपनी इनकम की जानकारी देंगे और उसके बाद में सरकार द्वारा कुछ डिसीजन लिया जाता है, आपको छूट दी जाती है। पहले मान लीजिए अगर आपको 40,000 रुपये है, ठीक है, अगर एक सुधारित फीस अगर आप फ्री भी नहीं करते तो बता रहा हूँ, और उसके बाद में आपको 5,000 रुपये फीस देने को कह रहे हैं, तो अगर माता पिता ये कहेंगे कि हम तो ये भी नहीं देंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ फीस पे करने को राजी होंगे, इसका मतलब सुधारित फीस जो भी इसमें रेक्टिफिकेशन किया जाएगा उसके अनुसार। आरटी इसमें बिल्कुल फ्री किया जाता है, वो इसमें आपको सारी की सारी चीज़ें सरकार द्वारा क्लास है आपको फर्स्ट से लेकर के 12 तक आपको पूरी की पूरी फ्री एजुकेशन दी जाती है एक बार अगर आपका आरटीई में एडमिशन हो जाता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट भी सही है और सेकंड भी सही है कि माता पिता अपनी वास्तविक आय की जानकारी किसको देंगे, स्कूल को देंगे, और सुधारित फीस के अनुसार वो पे करने को भी राजी होंगे। तो यहाँ पे हमारा जवाब होगा ई। ठीक है, यानी कि फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक एक चीज़ को समझते हुए चलेगा और कैसा लग रहा है यहाँ पे कमेंट करके बताते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सामने दिया हुआ है। कथन क्या दे रखा है इसमें? एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन दिया हुआ है। विज्ञापन को समझते हुए आपको चलना होगा कि बिना लागत के कंप्यूटर सीखिए और अपना जीवन अधिक सार्थक बनाइए। यानी आपको कई बार ऐसे होता है, जैसे यहाँ पे आपके राजस्थान के स्टूडेंट है तो आपने RSCIT का नाम सुना होगा। ठीक है, जब स्टार्टिंग में आया था तो इसमें लड़कियों को जो है कुछ आपको फॉर्म भरवाए जाते हैं और जिनका नंबर आ जाता तो उन लड़कियों को फ्री एजुकेशन दी जाती थी। आज भी कई स्टेट में ऐसा होता होगा जो लड़कियों के लिए आपको जो डिस्काउंट या कुछ छूट दी जाती है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बिना लागत के कंप्यूटर सीखिए और अपना जीवन सार्थक बनाइए। अब यहाँ पे ये आपका स्टेटमेंट था, इसके आधार पे जो पूर्वधारणाएं क्या क्या रखी जाती है उसको देखिएगा। लोग किसी भी शुल्क के बिना पाठ्यक्रमों में भर्ती होना अधिक पसंद करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, मैं आपको सिर्फ आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। लोग किसी भी शुल्क के बिना पाठ्यक्रमों में भर्ती होना अधिक पसंद करते हैं, ये आपका पूर्वधारणा फर्स्ट है। दूसरी पूर्वधारणा है कंप्यूटर का ज्ञान जीवन को अधिक सार्थक बनाता है। ये दोनों के दोनों पूर्वधारणाएं आपके सामने हैं, जवाब आपको इनमें से ABCD में से देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को समझते हुए चलना है, क्योंकि बाकी के जो पीछे 3 से 4 क्वेश्चन मैंने करवाए उनके बेस पे आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। और आपको रीजनिंग PDF के लिए मैं आपको एक बार फिर से बता दूं 99 रुपीज़ में अवेलेबल है, जिसके लिए आकर के आप मुझसे यहाँ पे बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको क्लास यहाँ पे अच्छी लग रही है और आपको क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, जिससे मैं इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर सकूँ। और आपकी GK की PDF भी जल्दी आपको मिलने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपका सपोर्ट और प्यार यूँ ही बना रहेगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।